आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एबायोटिक स्ट्रेस के बारे में। तो सबसे पहले अगर नॉर्मल बेसिस पे देखा जाए तो एबायोटिक स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है। अगर एक मैं यहाँ पे मैं अगर नॉर्मल बेसिस पे कहूँ दैट इज एबायोटिक स्ट्रेस होता क्या है। एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब क्या है, जिसमें लाइफ नहीं है। एबायोटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें लाइफ नहीं है। और जब हम एबायोटिक स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इनलिस्ट हो जाती हैं, बट आपको सारा एबायोटिक फैक्टर नहीं पढ़ना है। जैसे कि एबायोटिक फैक्टर में चला आता है दैट इज सॉल्ट स्ट्रेस चला आता है, ठीक है, वाटर स्ट्रेस चला आता है, नेक्स्ट टेम्परेचर स्ट्रेस चला आता है। टेम्परेचर स्ट्रेस में भी अलग अलग होता है, हाई टेम्परेचर स्ट्रेस, लो टेम्परेचर स्ट्रेस चला आता है। इसके अलावा इसमें कौन कौन फैक्टर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। पीएच से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं या फिर ऑस्मोटिक स्ट्रेस भी हो सकता है। तो ये सब कुछ टाइप हो गए एबायोटिक स्ट्रेस के, जिसमें कि कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर जिनका लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, वो फैक्टर्स प्लांट में स्ट्रेस कंडीशन जनरेट करते हैं। और अगर हम बात करें कि स्ट्रेस होता क्या है, क्योंकि एबायोटिक स्ट्रेस में हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर होता है जिसमें कि ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि प्लांट एक अनफेवरेबल कंडीशन से गुजर रहा है, राइट, जो प्लांट को हार्म कर सकता है। और प्लांट अब उसके लिए क्या कर सकता है, या तो वो उससे अफेक्ट हो सकता है, या तो प्लांट उसे टॉलरेट कर सकता है, या तो वो उसे अवॉइड कर सकता है, ठीक है। और टॉलरेट कर रहा है मतलब कि दैट मीन्स टॉलरेट करना एक अलग चीज होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसने एडेप्टेशन कर लिया है, यानी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज का कि हाँ किस टाइप से कंडीशन चल रहा है, कितना स्ट्रेस कंडीशन है। तो इस तरीके से प्लांट का रिस्पॉन्ड करने का तरीका फॉर द अपकमिंग एबायोटिक स्ट्रेस वो वैरी कर सकता है डिपेंडिंग कि उस प्लांट में क्या मैकेनिज्म है, वेदर वो इफेक्टिव होगा, टॉलरेट करेगा, अवॉइड करेगा या फिर एडॉप्ट करेगा। तो ये एक बेसिक जिस्ट हो गया, ठीक है, ये एक बेसिक जिस्ट हो गया कि एबायोटिक स्ट्रेस होता क्या है। नाउ वी कैन स्विच टू द टाइप ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस कि कैसे कैसे ये चीजें रेगुलेट हो सकती हैं। ओके, तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स की बात करें तो ये देखा जाता है कि जरूरी नहीं है प्लांट में अगर एक स्ट्रेस हुआ है तो उसको दूसरा स्ट्रेस नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं एक प्लांट में, सपोज कर लीजिए ये है प्लांट, इसमें वाटर की डेफिशिएंसी हो गई है। अब वाटर की डेफिशिएंसी हो गई दैट मीन्स व्हाट, ये प्लांट वाटर नहीं ले पा रहा, या ये प्लांट के अंदर वाटर नहीं है। वाटर नहीं है मतलब सिर्फ सॉल्यूट्स रहेगा, राइट। और यहाँ पे भी वाटर नहीं है, तो वी कैन से कि अगर रूट में वाटर रहेगा तो वेरी ऑब्वियस, सॉइल में अगर वाटर रहेगा तो प्लांट उस वाटर को सम हाउ एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा अकॉर्डिंग टू द वाटर पोटेंशियल कंसेप्ट। लेकिन अगर सॉइल में ही वाटर का अमाउंट कम हो गया तब क्या होगा, तब तो प्लांट को वाटर मिलेगा नहीं। और प्लांट को अगर वाटर मिलेगा नहीं तो इस एरिया में सॉल्ट का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। हाई होने का मतलब क्या, बाहर से सॉल्ट ऐड कर दिया गया है, आंसर इज नो। वाटर कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली सॉल्ट ज्यादा बच गए हैं, ठीक है। तो प्लांट ऑल्दो वाटर स्ट्रेस से गुजर ही रहा था, साथ साथ में वो सॉल्ट स्ट्रेस से भी गुजरने लगेगा। तो ऐसा भी होता है कि एक स्ट्रेस कंडीशन दूसरा स्ट्रेस कंडीशन भी जनरेट कर देते हैं। तो वाटर डेफिशिएंसी में लीड टू दी सैलिनिटी स्ट्रेस इन द रूट जोन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेस से अगर एक प्लांट गुजर रहा है तो हमेशा उसी स्ट्रेस से ही गुजरेगा। नेक्स्ट आता है, पहला टाइप आता है दैट इज वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, ऐसा अनफेवरेबल कंडीशन जो कि वाटर से रिलेटेड हो। अब इस स्ट्रेस कंडीशन के जनरेट होने का दो फॉर्म हो सकता है। वाटर बहुत ज्यादा मिल गया प्लांट को तो भी प्लांट को स्ट्रेस हो जाएगा, वाटर अगर कम मिला तो भी स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि प्लांट को वाटर एक्यूरेट अमाउंट में चाहिए होता है। अगर प्लांट को बहुत कम वाटर मिल रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, यानी वो अपनी नीड तक पूरी नहीं कर पा रहा है और सॉइल वाले एरिया में सिर्फ सॉल्ट बच गए हैं, वाटर एकदम ही खत्म हो गया है, तो वी कैन से कि दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ ड्राउट स्ट्रेस, ठीक है। ड्राउट का मतलब क्या होता है, सूखा पड़ जाना, यानी शॉर्टेज ऑफ वाटर, दैट विल लीड टू द ड्राउट स्ट्रेस। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन अगर हम देखते हैं, दूसरे कंडीशन में देखा जाता है फ्लडिंग, यानी जरूरत से ज्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी। और जरूरत से ज्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी क्या करती है, इट कॉज द ब्लॉकेज ऑफ ऑक्सीजन फॉर द प्लांट एंड देयर रूट।
तो वो ऑक्सीजन का ब्लॉकेज कर देती है, बिकॉज वाटर अगर ज़्यादा रहा तो वहाँ से ऑक्सीजन वेरी ऑब्वियस काम नहीं कर पाएगा वहाँ पे। एंड प्लांट शिफ्ट फ्रॉम एरोबिक टू नॉन एरोबिक कंडीशन, क्योंकि वाटर अगर उस एरिया में बहुत ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन वेरी ऑब्वियस काम नहीं कर पाएगा, उस ऑक्सीजन का वहाँ ब्लॉकेज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कुछ प्लांट्स में ऐसे एडेप्टेशन देखे गए हैं कि फ्लडिंग या एक्सेस वाटर के स्ट्रेस से बचने के लिए प्लांट्स खुद को एरोबिक कंडीशन से एनएरोबिक कंडीशन में शिफ्ट कर लेते हैं, मतलब वो बिना ऑक्सीजन के ही सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। सो दीज आर दी एडेप्टेशन। और इसी के साथ हमने दो टाइप का वाटर स्ट्रेस कंडीशन देखा। अब ये जो ड्राउट स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट हुआ था, इसको ओवर करने के टोटल 3 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है? डेजिकेशन पोस्टपोनमेंट। डेजिकेशन का भी मतलब क्या होता है? दैट इज लॉस ऑफ वाटर। उस एरिया में वाटर नहीं है, मतलब पूरा सूखा है। तो डेजिकेशन पोस्टपोनमेंट यानी ड्राउट को पोस्टपोन करने का तरीका क्या है? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके टिश्यू में बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर स्टोर्ड रहता है, यानी वो अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। और हाइड्रेशन बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी में वाटर पोटेंशियल अच्छा खासा रहता है। और दैट मीन्स अगर मान लीजिए लाइक आसपास का एरिया ऐसा ड्राउट स्ट्रेस को फेवर कर भी रहा है, तो भी ये प्लांट के पास इतना लाइक इनके टिश्यू में हाइड्रेशन रहता है, यानी वाटर का अमाउंट रहता है कि ड्राउट कंडीशन के बाद भी ये काफी देर तक नॉर्मल कंडीशन में रह लेते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का हाइड्रेशन इफेक्ट रहता है। इसीलिए उनके लिए डेजिकेशन का पोस्टपोनमेंट हो जाता है, यानी काफी टाइम के लिए थोड़ा टल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला ओवरकमिंग लाइक स्टेप। सेकेंड टाइप के प्लांट आते हैं जो कि डेजिकेशन को टॉलरेट करते हैं। सो द एबिलिटी टू फंक्शन वाइल डिहाइड्रेटेड। ये प्लांट ऐसा नहीं है कि हाइड्रेशन को मेंटेन करते हैं, इन्होंने टॉलरेंस सीख लिया कि भाई जो करना है करो, सूखा पड़ जाए या कुछ भी पड़ जाए, हमें तो काम करना है, यानी इन्होंने टॉलरेंस सीख लिया है। तो टॉलरेंस सीख लेने से क्या होगा? डिहाइड्रेशन कंडीशन में भी ये अपना नॉर्मल फंक्शन करते हैं, इनकी फंक्शनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इवन वाटर पोटेंशियल इज लो, देन ऑल्सो दे आर गोइंग टू वर्क इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, दैट इज व्हाट कॉल्ड द डेजिकेशन टॉलरेंस। थर्ड जो तरीका होता है दैट इज द ड्राउट स्केपर या ड्राउट स्केप। ड्राउट स्केप मेनली क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राउट कंडीशन को, यानी जब सूखा पड़ने वाला होता है उसको अवॉइड कर सकते हैं। वो कैसे? comprises the plant that complete their life cycle during the wet season before onset of the drought। तो ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी लाइफ साइकिल को बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लेते हैं ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ वेट कंडीशन, जब वाटर अच्छा खासा रहता है, क्योंकि जैसे ही ड्राई कंडीशन आएगा वेरी ऑब्वियस दैट विल लीड टू द ड्राउट कंडीशन। तो जब उनको वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी होती है तभी वो अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको ड्राउट या सूखे को फेस नहीं करना पड़ता है। And we used to call that plant as a they have a mechanism of drought escape। okay? तो इस ढंग से हमारे पास कुछ यहाँ पे ऐसे पॉइंट थे जो कि आपको बता रहे हैं कि ड्राउट स्ट्रेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास स्ट्रेस है दैट इज अ टेम्परेचर स्ट्रेस। ठीक है, लो टेम्परेचर स्ट्रेस के बारे में बात करें जिसमें चिलिंग एंड फ्रीजिंग चला आता है। तो कोल्ड टेम्परेचर की बात करें तो दो टाइप का स्ट्रेस आता है। एक आता है चिलिंग। चिलिंग का मतलब क्या होता है? मोर देन दी जीरो टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बिटवीन 0 to 15 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई प्लांट रहे तो उसको चिलिंग स्ट्रेस हो सकता है, अगर वो प्लांट सेंसिटिव है तो। और अगर हम फ्रीजिंग की बात करें तो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस विल कॉज दी फ्रीजिंग स्ट्रेस। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे गया, कम हो गया, तब जाकर फ्रीजिंग स्ट्रेस देखने को मिलता है, जिसमें मेनली आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन देखा जाता है। तो ये दो टाइप के कोल्ड टेम्परेचर स्ट्रेस देखे जाते हैं। तो इसके हिसाब से दैट इज कोल्ड स्ट्रेस अवॉइडेंस की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है चिलिंग सेंसिटिव, एक होता है चिलिंग रेजिस्टेंट। चिलिंग सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ? जब टेम्परेचर आपने देखा यहाँ पे दैट इज 0 to 15 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस जब होगा तो ये प्लांट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे उसके लिए, मतलब इन पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इनके मेम्ब्रेन में जो प्लांट चिलिंग सेंसिटिव होते हैं उनका मेम्ब्रेन सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड? ऐसे फैटी एसिड जिसमें कि सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, तो जो प्लांट चिलिंग सेंसिटिव के होते हैं उनका जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, दैट इज मेड अप ऑफ अ सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड दैट इज व्हाई इट सॉलिडिफाई एट दी अबव द 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसीलिए क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है
वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लगता है। इवन जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का है तो भी इनका मेम्ब्रेन सॉलिडिफाई होने लगता है धीरे धीरे। अब आपको पता है कि अगर सेल मेम्ब्रेन सॉलिडिफाई अगर होना शुरू कर दे या फिर वो अपना कंसिस्टेंसी में उसका कुछ हैम्परिंग शुरू हो जाए तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन बहुत सी चीजों का ऑक्यूपेंसी रखता है, जैसे कि हो गया दैट इज योर प्रोटीन चैनल हो गया, पंप हो गया, इसके अलावा जितने भी मैक्सिमम सेल जो नॉर्मली काम करता है उन सब चीजों के लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, सबके सब मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट रहते हैं। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सॉलिडिफाई होने लगा या वो अपनी इंटीग्रिटी खोने लगा तो वेरी ऑब्वियस एक सेल का कुछ एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा, या फिर हम सिंपल भाषा में कहें तो एक सेल की इंटीग्रिटी नहीं रहेगी। एंड जब ये 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर है फिर भी चिलिंग सेंसिटिव प्लांट्स में सॉलिडिफाइंग इफेक्ट देखा जाने लगता है, जिसकी वजह से इनका दैट इज मेम्ब्रेन जो होता है सेल मेम्ब्रेन वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। एंड हेंस मैक्सिमम बायोलॉजिकल प्रोसेस विल हॉल्ट, और मैक्सिमम जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो रुक जाते हैं, क्योंकि चिलिंग सेंसिटिव है तो वेरी ऑब्वियस इनके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होगा ही होगा जब चिलिंग कंडीशन के लिए टेम्परेचर सेटिस्फाई किया जाएगा तो। लेकिन ऐसे प्लांट जो कि चिलिंग रेजिस्टेंट होते हैं तो वेरी ऑब्वियस चिलिंग रेजिस्टेंट है लेकिन इनको भी तो टेम्परेचर वही मिल रहा है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस का इनको भी टेम्परेचर मिल रहा है, लेकिन इन्होंने एडेप्टेशन के थ्रू दैट इज रेजिस्ट करना सीखा है, यानी उसको एक ढंग से आप कह सकते हो खुद को इनसेंसिटिव कर लिया है या इनइफेक्टिव बना लिया है। कैसे? जो चिलिंग रेजिस्टेंस प्लांट होते हैं उनके अंदर हाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है जो कि मेनली डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड होने के कारण क्या होता है, इनके मेम्ब्रेन में किंक क्रिएट रहता है, यानी थोड़ा सा स्पेस होता है, थोड़ा सा स्पेस रहने के कारण अगर टेम्परेचर लो भी होता है तो ये जल्दी सॉलिडिफाई नहीं होते हैं, ठीक है। सो दिस कॉजेज द लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड वेरी लो टेम्परेचर, जिसकी वजह से इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है अगर हम उसके सॉलिडिफिकेशन की बात करें, लेकिन उतना लो टेम्परेचर चिलिंग कंडीशन में मिल ही नहीं पाता, क्योंकि चिलिंग कंडीशन का जो टेम्परेचर सेटिस्फैक्शन है वो है 0 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस, और जो चिलिंग रेजिस्टेंस प्लांट होते हैं उनको इससे भी कम का टेम्परेचर चाहिए होता है अगर वो चाहते हैं कि सॉलिडिफिकेशन हो तो। बट ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये जो चिलिंग रेजिस्टेंस प्लांट है वो उसी एरिया में पाए जाएंगे जहां पे ये चिलिंग कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो इसीलिए ये क्या कर देता है, ये जो एडेप्टेशन है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का वो इनके टेम्परेचर को और लोअर कर देता है जिसपे ये सॉलिडिफाई होने लगते हैं। सो दिस अलाउ द मेम्ब्रेन टू फंक्शन नॉर्मली एट अ लो टेम्परेचर। इसीलिए एज बिकॉज इस मेम्ब्रेन का दैट इज सॉलिडिफिकेशन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है, लेकिन उतना लो टेम्परेचर कभी भी चिलिंग कंडीशन में पहुंच ही नहीं पाता, इसीलिए इस टाइप के जो मेम्ब्रेन होते हैं जिस प्लांट में प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट चिलिंग कंडीशन में भी बहुत बेस्ट तरीके से रहते हैं और उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नॉर्मली काम कर रहा होता है, और ऐसे प्लांट को हम चिलिंग रेजिस्टेंट प्लांट कहते हैं, ठीक है। फिर आता है सैलिनिटी स्ट्रेस यानी सॉल्ट स्ट्रेस। सॉल्ट स्ट्रेस क्या होता है, वेरी ऑब्वियस प्लांट में आपने ट्रांसपिरेशन देखा होगा, राइट, एंड इवेपोरेशन देखा होगा। तो जब ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन होता है तो प्लांट की बॉडी से मैक्सिमम वाटर वेपर फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है, और प्लांट के अंदर जो चीज बच जाती है वो होता है सॉल्यूट। इतना ही नहीं, अगर ऐसा कंडीशन है कि वाटर की बहुत ज्यादा कमी है तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट तो सॉइल से वाटर लेता रहेगा, लेकिन सॉइल में तो वाटर और कहां से वापस से कहां से रिफिल होगा, रिफिल होने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, क्योंकि अगर एरिया में पानी की कमी है तो वेरी ऑब्वियस उस सॉइल में भी वाटर की कमी होगी। तो प्लांट तो सॉइल से वाटर ले लेगा, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम वाटर लेने के लिए जाएगा सॉइल से तो उसको वाटर मिलेगा नहीं, तो सॉइल एरिया में क्या हो जाएगा, सॉइल एरिया में सॉल्यूट का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा जिसे हम मेनली बोलते हैं सॉल्ट। और सारे के सारे प्लांट जो कि पाए जाते हैं सबके सब सॉल्ट दैट इज टॉलरेट करने वाले नहीं होते हैं, मैक्सिमम आर सॉल्ट सेंसिटिव स्पीसीज। और अगर सॉल्ट सेंसिटिव स्पीसीज है वो, तो अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहा सॉइल में तो वेरी ऑब्वियस वो प्लांट के लाइफ साइकिल को अफेक्ट करेगा। तो इसी के बेसिस पे प्लांट को जो है अकॉर्डिंग टू दी हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्लांट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले को हम बोलते हैं हेलोफाइट्स, जो कि दे आर नेटिव टू द सेलाइन सॉइल एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन दैट इन्वायरमेंट। तो हेलोफाइट्स को अगर नॉर्मली कहें तो दे आर हेलोफिलिक ऑल्सो बिकॉज दे जस्ट लव टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। लेकिन अगर हम ग्लाइकोफाइट्स या नॉन हेलोफाइट्स की बात करें, ग्लाइकोफाइट्स को ही हम नॉन हेलोफाइट्स भी कहते हैं, तो
ये प्लांट रेजिस्ट करते हैं, मना करते हैं, दे कांट ग्रो इन हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो दीज प्लांट यूज टू रेजिस्ट दैट, वो कभी भी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हायर सॉल्ट के कंसंट्रेशन में नहीं दिखा सकते हैं। सो अगर एक ऐसे प्लांट को जो कि नॉन हेलोफाइट्स है, अगर आप उसको सॉल्ट बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट के कंसंट्रेशन में ग्रो करोगे, या तो उसका ग्रोथ ही रुक जाएगा, या तो ग्रोथ उसका दैट इज रिटार्ड हो जाएगा, या तो वो प्लांट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये 3 कंडीशन माइट भी देखने को मिल सकता है। और मेनली अगर कोई ग्लाइकोफाइट है और वो दैट इज सॉल्ट के कंसंट्रेशन में, दैट इज जितना सॉल्ट वो थोड़ा बहुत सॉल्ट जितना वो टॉलरेट कर सकता है, उससे ज़्यादा सॉल्ट के कंसंट्रेशन में अगर उसको ग्रो किया गया, तो उस प्लांट में कुछ कुछ ऐसे साइन दिखेंगे, जैसे कि साइन ऑफ ग्रोथ इनहिबिशन। जैसे मैंने अभी आपको कहा, लीफ का डीकलरेशन हो जाएगा, लीफ अपना कलर लूज कर देगा, एंड ड्राई वेट में लॉस हो जाएगा प्लांट के। सो यहाँ पे कुछ क्रॉप्स मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि हो गया मेज, कॉटन, सिट्रस, पीकैन, ल्यूटिस एंड बीन। दे आर हाईली सेंसिटिव टू द सॉल्ट। तो ये जो अभी लिस्ट आपको बताया है, सारे के सारे काफी ज्यादा हाईली सेंसिटिव हैं सॉल्ट के लिए। इसके अलावा प्लांट्स लाइक कॉटन, बार्ले आर मॉडरेटली टॉलरेंट। कॉटन एंड बार्ले जो है थोड़ा सा मिडिल लेवल में सॉल्ट कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं। एंड शुगर बीट एंड डेट पाम आर हाईली टॉलरेंट। और शुगर बीट एंड डेट पाम्स जो होते हैं, ये बहुत ज्यादा हाईली टॉलरेट कर सकते हैं सॉल्ट स्ट्रेस को, मतलब कि समहाउ दे आर सॉल्ट लविंग प्लांट्स, और यू कैन से दैट दे कैन टॉलरेट। क्योंकि यस, इनके लिए सॉल्ट लविंग बोलना सही नहीं होगा, टॉलरेट करने वाले प्लांट्स अलग होते हैं, सॉल्ट लविंग प्लांट्स अलग होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हो गया सोडियम, क्लोरीन, ओके, SO4-2 दैट इज सल्फेट एक्यूमुलेट इन अ सॉइल। तो ये क्या करते हैं, अगर ये सारे के सारे आयंस अगर सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एंड abnormally high ratio of sodium and potassium and high concentration of a total salt inactivate enzyme and inhibit protein synthesis। अगर बहुत ज्यादा, जैसे कि ये सारे आयंस को देखा गया है कि सेल के अंदर अच्छे खासे ढंग से एक्यूमुलेट हो सकते हैं जब सॉल्ट स्ट्रेस चल रहा होता है, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन भी हो अगर दैट इज सेल के अंदर, तो बहुत से एंजाइम को ये इनएक्टिव कर देता है, और एंजाइम अगर इनएक्टिव होते हैं तो वेरी ऑब्वियस प्रोटीन का सिंथेसिस भी इफेक्ट होगा। So at a high concentration, sodium can displace कैल्शियम फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इवन जहाँ पे कैल्शियम का प्रेजेंस होना चाहिए, वहां पे सोडियम जो है कैल्शियम को रिप्लेस कर सकता है। तो यानी इनका जो कंसंट्रेशन है, लाइक इन आयंस का कंसंट्रेशन आपको पता है दैट इज सेल में ऑलरेडी रहता है। सोडियम एक नॉर्मल सेल में भी प्रेजेंट है, पोटेशियम भी एक नॉर्मल सेल में प्रेजेंट है, लेकिन इनका जरूरत से ज्यादा कंसंट्रेशन इट मे क्रिएट दैट इज सेलिनिटी स्ट्रेस। क्योंकि आपने सुना होगा कि कोई भी चीज उसको लेने का या उसको यूज करने का एक लिमिट होता है, लिमिट से ज्यादा अगर वो चीज प्रेजेंट हो तो वो टॉक्सिक भी हो सकती है और वो नॉन टॉक्सिक भी हो सकती है। तो अगर उसको लिमिटेड बेसिस पे आप यूज कर रहे हो तब तो वो हार्मफुल नहीं होगी, लेकिन आप उसको अनलिमिटेड बेसिस पे यूज करोगे तो शायद वो हार्मफुल हो सकती है। इट मे बी ओवर ईटिंग, इट मे बी ओवर थिंकिंग। जैसे थिंकिंग इट इज अ पॉजिटिव थिंग, ओवर थिंकिंग इज अ नेगेटिव, राइट। ईटिंग अगेन इट इज अ पॉजिटिव, ओवर ईटिंग इज हार्मफुल। सिमिलरली नॉर्मल आयंस का कंसंट्रेशन दैट इज योर सेल में रहता है, लेकिन ओवर कंसंट्रेशन इट मे बी हार्मफुल फॉर दी सेल। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया, एन एबनॉर्मल हाई रेशियो ऑफ सोडियम टू पोटेशियम एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ टोटल सॉल्ट इनएक्टिवेट द एंजाइम। तो अगर सेल के अंदर टोटल सॉल्ट का कंसंट्रेशन अगर हाई हो रहा है, और यहाँ रेशियो की बात की गई यानी सोडियम टू पोटेशियम कंसंट्रेशन की, और अगर ये बहुत ज्यादा हाई हो गया, हाई होने का मतलब क्या हुआ, दैट इज एक्चुअल में सेल के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया एज कंपेयर टू दी पोटेशियम। क्योंकि रेशियो हमें हाई तभी मिलता है जब हमारे पास डिनोमिनेटर छोटा होता है। यानी सीधी सी बात किया जा रहा है, सीधे से बात कहा जा रहा है यहाँ पे कि सोडियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एंड दैट मे रिजल्ट इन द इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। क्योंकि अगर ओवरऑल सॉल्ट का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा रहा तो वेरी ऑब्वियस ये बॉडी के नॉर्मल प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा ही करेगा। तो चाहे आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो या सेल के अंदर सॉल्ट्स के कंसंट्रेशन ज्यादा हो, वो नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक स्ट्रेस। ठीक है, ऑस्मोटिक स्ट्रेस क्या होता है, सीधी सी बात है, अगर किसी चीज के अंदर या प्लांट के अंदर वाटर नहीं है, ठीक है, वाटर नहीं है तो प्लांट के अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ ऑस्मोलाइट्स बच जाएंगे, यानी सॉल्यूट्स बच जाएंगे, और उन सॉल्यूट्स से जनरेट होने वाला स्ट्रेस ऑस्मोटिक स्ट्रेस कहलाता है। यानी समहाउ वी कांट से कि यस, अगर दैट इज प्लांट के अंदर
ड्राउट कंडीशन या वाटर स्ट्रेस कंडीशन नहीं है तो हमें ऑस्मोटिक स्ट्रेस देखने को मिल जाएगा। ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये दोनों स्ट्रेस होंगे, वाटर स्ट्रेस होगा, देन आफ्टर लाइक रिजल्ट के फॉर्म में हमें ऑस्मोटिक स्ट्रेस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जब हम ऑस्मोटिक स्ट्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक फाइटो हार्मोन आता है जिसे हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्लांट्स के अंदर ड्राउट या फिर सैलिनिटी स्ट्रेस हुआ है या तो कोल्ड स्ट्रेस हुआ है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट सेल को एक सिग्नल मिलता है, दैट इज प्लांट सेल को सिग्नल मिलता है जिसे हम बोलते हैं सिग्नल परसेप्शन। इस सिग्नल की रिसीव करने की वजह से दो पाथवे चल सकता है प्लांट में एट अ टाइम, या तो वो ABA डिपेंडेंट पाथवे हो सकता है या तो वो ABA इंडिपेंडेंट पाथवे हो सकता है। ABA स्टैंडिंग फॉर द एब्सिसिक एसिड, तो या तो उस पाथवे में एब्सिसिक एसिड डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या तो बिना इन्वॉल्व हुए भी एक पाथवे रन हो सकता है जिसे हम बोल रहे हैं ABA इंडिपेंडेंट पाथवे। अगर ABA डिपेंडेंट पाथवे एक्टिवेट होता है तो ट्रांसक्रिप्शन, जिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को ये एक्टिव कर सकता है उसका नाम है MYC, MYB या फिर B जिप को एक्टिवेट कर सकता है या फिर DREB1 या फिर DREB2 को एक्टिवेट कर सकता है। और अगर इनको एक्टिवेट करता है तो कुछ यहाँ पे सिस एलिमेंट ऑफ टारगेट जीन, कुछ यहाँ पे सिस एलिमेंट्स एक्टिवेट होते हैं जो कि आप कह सकते हो कि एक जीन को आगे चल के ट्रांसक्राइब करने में हेल्प करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हो गया दैट इज ABA डिपेंडेंट पाथवे के मामले में इट्स MYCRS या फिर MYBRS हो सकता है। B जिप के मामले में इट मे बी ABRE और DREB1 एंड DREB2 के मामले में इट मे बी DRE एंड CRT। तो ये एक्चुअल में जो सिस एलिमेंट्स हैं इनका जो फाइनल रिस्पॉन्स होगा वो प्लांट में टॉलरेंस लेकर आएगा। किसका टॉलरेंस? ऑस्मोटिक स्ट्रेस के लिए टॉलरेट करना सिखाएगा, यानी कुछ ऐसे जीन का प्रोडक्शन होगा जो कि ऑस्मोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट कर पाएंगे। और अगर हम यही बात करें कि ABA इंडिपेंडेंट पाथवे कैसे रन होता है, तो ABA इंडिपेंडेंट पाथवे अगर रन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के मामले में या तो DREB1, DREB2 को एक्टिवेट कर सकता है या फिर NAC नाम के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट कर सकता है। और अगर ये दोनों एक्टिवेट होते हैं तो सिस एलिमेंट के फॉर्म में या तो DRE या CRT एक्टिवेट हो सकता है या फिर NACRS एक्टिवेट हो सकता है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये ऐसे जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे जो कि ऑस्मोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट करने में हेल्प करेगा। तो इस ढंग से हमने देखा कि यहाँ पे ABA का क्या रोल है, ठीक है, एब्सिसिक एसिड यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द एबायोटिक स्ट्रेस। सिमिलरली ABA जो है कुछ और भी जीन्स का यहाँ एक्टिवेशन करता है। ABA इंड्यूस मैनी जीन, एक जीन का नाम है लिया, ओके, लिया प्रोटीन कहते हैं। लिया इज व्हाट? लिया इज अ लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट प्रोटीन एंड दे आर सस्पेक्टेड टू प्ले अ रोल इन अ सेलुलर मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन। तो माना जाता है कि लिया प्रोटीन जो है एक्चुअल में यहाँ पे डेजिकेशन जो क्रिएट हुआ है, यानी सूखा जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ड्राउट कंडीशन जो क्रिएट हुआ है, उसको टॉलरेट करने में लिया प्रोटीन हेल्प करता है। और ये करता क्या है? ये एक्चुअल में जो सेलुलर मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि वो डिसरप्ट ना हो। इसके अलावा एक और प्रोटीन का ABA सिक्रीशन करता है जिसका नाम है RD29, ठीक है, RD29 जीन एंड कंटेन अ DNA सीक्वेंस दैट कैन बी एक्टिवेटेड बाय द ऑस्मोटिक स्ट्रेस बाय कोल्ड एंड बाय ABA। तो सीधी सी बात है, ये जो RD29 एंड लिया जीन है कहीं ना कहीं ये इसी पाथवे से बन रहे हैं। और अगर लिया जीन एंड RD29 जीन का एक्टिवेशन होता है तो ये समहाउ क्या करेंगे, दैट इज ऑस्मोटिक स्ट्रेस के कंडीशन में हेल्प करेंगे। वो ऑस्मोटिक स्ट्रेस कंडीशन जो कि कोल्ड की वजह से या कोल्ड की वजह से क्रिएट हो सकता है, ड्राउट की वजह से हो सकता है, सैलिनिटी की वजह से हो सकता है। और इस पर्टिकुलर पाथवे में या तो ABA डिपेंडेंट बेसिस पे हो सकता है जहाँ पे ABA इन्वॉल्व हो या तो ABA जहाँ पे इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तो इस ढंग से हमने देखा कि ABA दैट इज योर एबायोटिक स्ट्रेस में कैसे काम कर सकता है, दैट इज मेनली इन दी ऑस्मोटिक स्ट्रेस कंडीशन। लास्ट आता है हमारे पास दैट इज हीट स्ट्रेस एज वेल एज हीट शॉक, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हीट स्ट्रेस हो रहा है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं टेम्परेचर का बहुत ज्यादा यहाँ पे रोल प्ले किया जा रहा है, बिकॉज हीट का जनरेशन बिना टेम्परेचर के बहुत रेयरली होगा कि देखा जाए। तो हाई टेम्परेचर एक्चुअल में क्या करता है, मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। और मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी का रिड्यूस होना दैट मीन्स मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन ऑल्सो कॉज द इनहिबिशन ऑफ प्रोसेस सच एज द फोटोसिंथेसिस, respiration that depend upon the activity of a membrane associated electron carrier and the enzyme। तो सीधी सी बात है, अगर मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी दैट इज डिफेक्टिव हो जाती है या स्टेबल नहीं रहती है तो मेम्ब्रेन में बहुत से ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि काम करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं, रेस्पिरेशन में काम करते हैं, जितना भी मेटाबॉलिक पाथवे एक सेल रेगुलेट करता है सब में काम करते हैं। तो अगर मेम्ब्रेन यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है तो वेरी ऑब्वियस ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी लूज कर देगा।
तो फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है जब टेम्परेचर हाई होता है। तो देखा ये जाता है हाई टेम्परेचर पे प्लांट हीट शॉक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं। व्हाट इज हीट शॉक प्रोटीन? HSP भी हम इसे कहते हैं। So in response to the sudden 5 to 10 degree Celsius rise in the temperature, plant produce a unique set of protein referred to as a heat shock protein. तो अचानक से अगर प्लांट की बॉडी में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर राइज हो जाए, बढ़ जाए, तो प्लांट क्या करता है, कुछ ग्रुप ऑफ प्रोटीन को सिक्रीट करता है जिसका नाम है हीट शॉक प्रोटीन, जिसे हम HSPs बोलते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे हीट शॉक प्रोटीन है, इनका फंक्शन क्या होता है? Most heat shock protein function to help the cell withstand the heat stress by activating a molecular chaperones. तो मैक्सिमम हीट शॉक प्रोटीन क्या करते हैं, सेल के अंदर मॉलिक्यूलर शैफ्रॉन्स को एक्टिवेट कर देते हैं और वो मॉलिक्यूलर शैफ्रॉन्स उस पर्टिकुलर सेल को हीट स्ट्रेस से या हीट शॉक से बचाने का काम करता है। कैसे, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, so most HSPs function to help cell withstand the that is heat stress by acting as a molecular chaperone, जैसे कि ऊपर कहा गया था। Heat stress causes many cell protein that function as an enzyme or structural component to become unfold or misfolded, thereby leading to the loss of proper enzyme structure and activity. तो बोला ये जा रहा है कि जब सेल में अचानक से 5 to 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो सेल के अंदर मैक्सिमम जो एंजाइम और प्रोटीन होते हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर प्रोटीन की बात की जा रही है तो प्रोटीन का फंक्शनल फॉर्म मेनली फोल्डेड फॉर्म में देखने को मिलता है। अब एंजाइम बोलिए, मैक्सिमम एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट द राइबोजाइम, कुछ और एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर हम कहें या मोस्ट ऑफ दी एंजाइम अगर हम कहें तो उनका नेचर प्रोटीनेशियस ही होता है। तो वो प्रोटीन्स मेनली अनफोल्ड या फिर मिसफोल्ड होने लगते हैं जब टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। तो और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो अगर मिसफोल्ड या अनफोल्ड हो गए तो वेरी ऑब्वियस वो एंजाइम अब अपना नॉर्मल फंक्शनिंग लूज कर देंगे, जो कि एक डेंजरस कंडीशन है। तो यहाँ पे HSPs क्या करते हैं, सच मिसफोल्डेड प्रोटीन ऑफन एग्रीगेट एंड प्रेसिपिटेट क्रिएटिंग अ सीरियस प्रॉब्लम विद इन द सेल। और ये जो मिसफोल्डेड या अनफोल्डेड प्रोटीन्स हैं ये सेल के अंदर एग्रीगेट हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक सेल के अंदर अनडिजायरेबल कंडीशन क्रिएट हो सकता है। अब यहाँ पे रोल आ जाता है HSP का, जो कि सिक्रीट हुए हैं सेल के अंदर जब अचानक से 5 to 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ गया है। तो so HSPs act as a molecular chaperones and serve to attain a proper folding of misfolded or aggregated protein and to prevent the misfolding of the proteins. This facilitates proper cell functioning at a elevated and the stressful temperature. तो यहाँ पे शैफ्रन प्रोटीन्स क्या करती हैं, सबसे पहले तो शैफ्रन प्रोटीन्स खुद एक्टिव होती हैं। ठीक है, HSPs जो हैं, HSPs खुद एक्टिवेट होती हैं और जो बेसल लेवल पे HSPs होती हैं वो और भी ज्यादा ऐसा सिग्नलिंग पाथवे रन करवाती हैं जिससे कि और भी ज्यादा हीट शॉक प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ जाए। और सेल के अंदर जब हीट शॉक प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ जाता है तो जितना भी मिसफोल्डेड या अनफोल्डेड प्रोटीन्स हैं उनको पकड़ के वापस से प्रॉपर फोल्ड कर दिया जाता है, क्योंकि शैफ्रन प्रोटीन्स मेनली इसी चीज के लिए फेमस होती हैं कि वो प्रोटीन का प्रॉपर फोल्डिंग करवाती हैं। अब जितने भी मिसफोल्डेड या अनफोल्डेड प्रोटीन्स थे जो अपना फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट लूज करने वाले थे, उनको HSPs पकड़ के वापस से ठीक ठाक फोल्ड करवा देती हैं। और अगर वो प्रोटीन्स प्रॉपरली फोल्ड हो गए तो अपना फंक्शन लूज नहीं करेंगे, फंक्शन लूज नहीं करेंगे तो सेल के अंदर कुछ भी अनडिजायरेबल इफेक्ट नहीं आएगा और सेल जो है प्रॉपरली काम करता रहेगा इवन एट द हाईएस्ट टेम्परेचर, जो कि अभी बढ़ चुका है। राइट, इस हाईएस्ट टेम्परेचर पे भी सेल एकदम नॉर्मल फंक्शन कर पाएगा। तो ये थी कहानी हीट स्ट्रेस या हीट शॉक की कि कैसे काम करता है। यहाँ पे मेन रोल होता है दैट इज हीट शॉक प्रोटीन्स का। ठीक है, जो कि यहाँ पे मेनली किसकी तरह काम कर रही है, दैट इज शैफ्रॉन्स की तरह पे, शैफ्रॉन की तरह काम कर रही है। ठीक है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो कंसेप्ट है आप लोग को वो समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दी है। ठीक है, ये लिस्ट आप लोग जरूर पढ़ेंगे क्योंकि हो ही सकता है यहाँ से दैट इज छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बन जाए। ठीक है, जैसे कि वाटर डेफिशिट कंडीशन में प्राइमरी इफेक्ट क्या देखने को मिलता है प्लांट में एंड सेकेंडरी इफेक्ट क्या मिलता है। प्राइमरी इफेक्ट यानी सबसे पहले देखा जाने वाला इफेक्ट क्या होगा और सेकेंडरी इफेक्ट का मतलब होता है उसके बाद क्या होगा। ठीक है, सिमिलरली सैलिनिटी स्ट्रेस में क्या देखने को मिलेगा, फ्लडिंग एंड सॉइल का कॉम्पैक्शन होगा तब क्या देखने को मिलेगा, हाई टेम्परेचर पे, चिलिंग पे, फ्रीजिंग पे, ट्रेस एलिमेंट टॉक्सिसिटी एंड हाई लाइट इंटेंसिटी पे। तो यहाँ पे प्राइमरी इफेक्ट यानी ये सबसे पहले देखा जाएगा, फर्स्ट टू अकर। राइट, और सेकेंडरी इफेक्ट यानी
सेकेंड। तो ये लिस्ट मैंने आप लोग के लिए प्रोवाइड की है, क्योंकि जितना भी कंसेप्ट रिलेटेड चीज था वो मैं आपको डील करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग को अभी तक सारी बातें समझ में आ गई हैं तो होपफुली आप ये सारा का सारा टेबल भी डील कर लेंगे। और जिस भी वर्ड का आपको मीनिंग समझ में, हो सकता है कुछ एडिशनल वर्ड भी दिया हो यहाँ पे जिसका मीनिंग समझ में नहीं आता, उसको आप गूगल भी कर सकते हैं, या फिर इवन जरूरी नहीं आपको सब कुछ याद रहे, बट यस एक बार अगर आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस कितने टाइप के इफेक्ट एक्चुअल में प्लांट शो करता है। ठीक है, जैसे कि वाटर, अगर मैं एक बताऊं तो वाटर डेफिशिएंट कंडीशन में प्लांट में प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है कि वाटर पोटेंशियल का रिडक्शन होता है, सेल डिहाइड्रेट हो जाता है एंड हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस शो करने लगता है। जबकि सेकेंडरी इफेक्ट में क्या होता है, सेल जो है उनका रिडक्शन हो जाता है, लीफ का एक्सपेंशन होने लगता है, साथ ही साथ रिड्यूस द सेल और लीफ एक्सपेंशन, यानी सेल एज वेल एज लीफ का एक्सपेंशन को रिडक्शन कर दिया जाता है, ताकि अगर लीफ का दैट इज एक्सपेंशन कम हो गया, मतलब पहले इतना था अगर लीफ और अभी इतने साइज का दिख रहा है, तो वही अगर जितना कम साइज रहेगा उतना ही कम ट्रांसपीरेशन होगा, उतना ही कम ट्रांसपीरेशन होगा तो वाटर डेफिशिएंट, यानी यहाँ पे क्या हो गया है, कंसंट्रेशन लेस है वाटर का, तो उतना ही वाटर कम लॉस होगा क्योंकि सरफेस एरिया कम है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट प्लांट थोड़ा कॉप अप कर पाएगा। यहाँ पे और भी आप देख सकते हैं क्या क्या सेकेंडरी इफेक्ट में आपको देखने को मिल सकता है। सो आई होप ये लेक्चर आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है CSIR के लिए भी एंड गेट के लिए भी। ठीक है, अगेन जैसे मैंने कहा कोई टर्म में कंफ्यूजन होता है, कुछ प्रोसेस अगर नहीं समझ में आता है देन इट इज फाइन कि ठीक है आप पूछ सकते हो। हाँ, कोई टर्म ऐसा है जो आपको पता नहीं है तो उसको आप गूगल कर सकते हो कि यस इस टर्म का क्या मीनिंग होता है। तो इस टेबल को एक बार जरूर देख लीजिएगा बिकॉज वी डोंट नो कहाँ से कैसे क्वेश्चन चले आए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग।